Assalamu alaikum dear students, my name is Hina Shaukat and I am your class 9th chemistry teacher. और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट योर सेल्फ नंबर 4.3 के कुछ क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू मेटालिक बॉन्ड एंड intermolecular forces. So students, as you know that we have covered our topic 4.4 which was about intermolecular forces. और उससे पहले हमने पढ़ा था मेटालिक बॉन्ड. सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट योर सेल्फ नंबर 4.3 के क्वेश्चंस जो कि हैं रिलेटेड टू मेटालिक बॉन्ड एंड टॉपिक 4.4. सो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड्स. देखने में क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लग रहा है कि आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे. तो जाहिर है मेटालिक बॉन्ड नाम से ही रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर मेटल्स इन्वॉल्व है. जी हाँ, मेटल्स. लेकिन जब भी ये एग्जाम में आएगा आपको इस तरह से क्वेश्चन, तो यू कैन नॉट सिंपली आंसर इन वन वर्ड. सो यू हैव टू टेल दैट विच एलिमेंट्स, देन यू कैन राइट 2-3 लाइन्स अबाउट द रीजन एंड देन यू नीड टू गिव एग्जाम्पल एज वेल. सो देखते हैं आंसर की तरफ. सो मेटल्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड बिकॉज दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज and they have high shielding effect. And we know that why they have high shielding effect, because they have more number of inner electrons. Inner shell electrons का number high होने की वजह से they have more shielding effect. And due to these properties, metal atoms, they lose their electron easily and form a sea of mobile electrons with positive ions in them. और examples हैं metals की sodium, calcium, potassium, etc. Next question is, why is the hold of nucleus over the outermost electrons in metals weak? कि आखिर metals के लिए outermost electrons के लिए nucleus का hold कम क्यों होता है, weak force क्यों show करता है? So the hold of nucleus over the outermost electrons is weak because there are two reasons. You need to mention both reasons. Large sized atoms and low ionization energies. ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो कम हो जाती है. ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड इन शील्डिंग इफेक्ट एंड लार्ज साइज इंक्रीज्ड शील्डिंग इफेक्ट एंड इट विल डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम एटम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why the electrons move freely in metals? अब इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिलेगा मेटालिक बॉन्ड में. जी हाँ, कि आखिर मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव क्यों करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन मेटल्स बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज्ड एटम्स एंड इंक्रीज्ड शील्डिंग इफेक्ट. एंड थर्ड थिंग इज metals they have low ionization energy, and due to these three properties what happens, metals will have tendency to lose their outer electrons जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं easily. चूंकि metals के outermost shell में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, so हम कह सकते हैं कि outermost shell में जो नेगेटिव चार्ज है वो कम है. so पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस और उसके इन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन्स वो शील्ड करते हैं न्यूक्लियस को आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में. और जब वो उसके दरमियान रुकावट बनेंगे, सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर एटम्स ऑफ द मेटल्स टू लूज देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. अब होगा क्या, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी नॉक्ड आउट फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द मेटल, तो क्या होने वाला है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द मेटल एटम्स दे विल मूव फ्रीली इन स्पेसेस. कौन सी स्पेसेस होंगी वो, बिटवीन द एटम्स ऑफ द मेटल, एंड none of these electrons is attached to any particular atom of the metal. सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करेंगे इन बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियाई ऑफ दैट स्पेसिफिक मेटल. और हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसके अंदर सबमर्ज हुए हुए हैं पॉजिटिव न्यूक्लियाई ऑफ दैट मेटल. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज which type of electrons are responsible for holding the atoms together in metals. मतलब मेटल एटम्स के अंदर अगर हम देखें मेटालिक बॉन्ड को, तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन थे. एक वो इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल में पहले मौजूद थे मगर
बाद में फ्रीली मूविंग बन गए, और दूसरे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम की बात करें, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 11, सो इट्स फर्स्ट शेल इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। सो उसके जो थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज होगा ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन फर्स्ट शेल विच इज के शेल और इन दी सेकेंड शेल विच इज एल शेल, उसके इलेक्ट्रॉन्स इंटैक्ट ही रहेंगे। जी हाँ, वो बिल्कुल भी उस सी का पार्ट नहीं बनेंगे, दैट सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इंटैक्ट ही रहेंगे। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमने देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो अब देखते हैं इसके आंसर की तरफ। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट विद इन द मेटल्स are responsible for holding the atoms of metal together, forming a metallic bond. और अगर इसकी थोड़ी सी और डिटेल में जाएं इसको समझने के लिए कि आखिर वो मेटालिक बॉन्ड बनाने में ही हेल्प कैसे करते हैं, बिकॉज वी नो दैट those freely moving electrons which are also called as delocalized or mobile electrons, उनके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, और अगर हम उसी मेटल के रिमेनिंग पार्ट की बात करें तो उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उन रिमेनिंग एटम्स ने तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। और हम जानते हैं कि इफ देयर आर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट नो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैव बीन चेंज्ड इन द न्यूक्लियस, सो इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा डोमिनेट कर जाएगा, और उस डोमिनेशन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई ऑफ द मेटल और फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के दरमियान में आने वाली है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि 2 ऑपोजिट चार्जेस की वजह से होती है। और उसी फोर्स की वजह से एटम्स बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे और दे आर गोइंग टू फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई अ डाइपोल डेवलप्स इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से बन जाता है तो उसमें डाइपोल क्यों डेवलप हो जाता है, वो न्यूट्रल ही क्यों नहीं रहता। सो हमने इसका आंसर डिटेल में डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, और जब हमने पढ़ा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये एक क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है। सो अ डाइपोल डेवलप्स in a molecule due to electronegativity difference between the 2 bonded atoms, यानी कि जो 2 डिफरेंट तरह के एटम्स एक केमिकल बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं, उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, उसकी वजह से डाइपोल बनेगा। अब हमें पता होना चाहिए कि डाइपोल क्या होता है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, डाई मतलब 2, पोल मतलब एंड्स, यानी कि एक मॉलिक्यूल 2 एंड्स शो करता है। अब 2 एंड्स में कोई ना कोई फर्क होना चाहिए। सो बेसिकली एक एंड होगा पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा एंड होगा पार्शियली नेगेटिवली चार्ज। सो बिकॉज ऑफ द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, it is going to make one end of the molecule slightly positive and other end of the molecule slightly negatively charged. तो उससे क्या होगा, डाइपोल डेवलप हो जाएगा हमारे मॉलिक्यूल के अंदर। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सो यू नीड टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और it is very important in chemistry that you draw instead of writing the example. So here you can easily draw the structure of hydrogen chloride. मतलब आप कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें आप शो करने वाले हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये शो कर रहे हैं कि ये डायपोल बन चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What do you mean by induced dipole? ये तो था डाइपोल। अब इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या मतलब है? इंड्यूस्ड डाइपोल की डिस्कशन हमारे इस चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, यानी कि वो इटसेल्फ ऐसा नहीं होना चाहता था, मगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अदर थिंग उसमें कुछ चेंजिंग आई है। सो इसकी प्रॉपर वर्डिंग के लिए देखते हैं हमारे आंसर की तरफ। अ टेम्परेरी डाइपोल which is produced in a non-polar molecule
ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल अपने ऊपर चार्ज डेवलप कर ले। सो द पॉजिटिव एंड of polar molecule attracts the mobile electrons of the nearby non-polar molecule। यानी कि जब एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया तो उसका जो पॉजिटिव एंड है वो दूसरे नॉन पोलर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उससे क्या होने वाला है, पोलैरिटी इंड्यूस होगी इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो उसे हम कहेंगे कि ये बना इंड्यूस्ड डाइपोल, विच वॉज नॉट डाइपोल फर्स्ट, मगर वो बन गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नॉट फाउंड इन हेलोजन मॉलिक्यूल्स। अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट आर हेलोजेंस, और इसको हम अभी तक इस बुक में बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। हेलोजेंस बिलोंग टू ग्रुप नंबर 17। इसका मतलब होता है सॉल्ट मेकिंग, और इसमें आती हैं हमारी नॉन मेटल्स जो कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन वगैरह। अब सवाल ये है कि जब हेलोजेंस अपने मॉलिक्यूल्स बनाती हैं तो उसमें डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं होती। सो हम जानते हैं कि डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से देयर शुड बी अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि सिमिलर एटम्स के कंबाइन करने से तो पॉसिबल ही नहीं है। सो dipole forces of attraction are not found in halogen molecules because halogens are homoatomic molecules। मतलब उसमें सेम एटम्स कंबाइन करके फिर ही मॉलिक्यूल बनता है। So due to no difference in electronegativity between the atoms of halogen molecules, they have no dipoles and thus they are non-polar। अब साथ ही साथ आप इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, जैसे अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा Cl2, अगर आयोडीन है तो उसका मॉलिक्यूल है I2, अगर ब्रोमीन है तो उसका मॉलिक्यूल है Br2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल। यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। अब यहाँ वो हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, तो यानी कि यहाँ बात हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, क्योंकि अगर वो बात करता कि विद इन द मॉलिक्यूल, यानी व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकती थी। मगर हियर दे हैव आस्क्ड अस के HCl के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्स होगी। सो इसे भी हमने अपने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था। वी नो दैट हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म्स अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग तरह के एटम्स हैं, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है। सो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर डाइपोल्स बनेंगे, यानी कि एक एटम विल कैरी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर विल कैरी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। So we can say that due to the difference of electronegativity between the bonded atoms, they exist a dipole। So if there will exist a dipole in a molecule, तो कौन सी forces होने वाली हैं? Dipole forces। So statement form में हम लिखेंगे the positive end of one molecule attracts the negative end of the other molecule। Hence dipole forces exist between HCl molecules या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, शो दीज फोर्सेस अमंग HCl मॉलिक्यूल। थोड़ा सा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। सो द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स इन अ कंपाउंड आर केमिकल बॉन्ड्स, and in addition to the strong bonding forces, relatively weak forces exist in between the molecules, and those weak forces are called as intermolecular forces। आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करेंगे जिसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो सकती है, सो मेक श्योर आप उसकी स्टेटमेंट लिखने के बाद जरूर उसकी डायग्राम की मदद से एक्सप्लेनेशन कर दें। इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब चूंकि इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ही ये है कि शो दीज फोर्सेस अमंग HCl मॉलिक्यूल, तो आप उसकी ड्राइंग कुछ इस तरह से करेंगे। मतलब आप कोई 4 या 5 HCl के
मॉलिक्यूल्स शो करेंगे एंड देन आपको शो करना है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव होगा हाइड्रोजन पे और पार्शियल नेगेटिव होगा क्लोरीन पे। और उसके बाद आपको करना यह है कि एक मॉलिक्यूल के क्लोरीन को अटैच करना है दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से, मगर मेक श्योर यू ऑलवेज यूज अ डॉटेड लाइन फॉर दिस। एक डॉटेड लाइन से ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप HCl के दरमियान में भी एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान को भी रिलेट करने के लिए अगर आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, और हमें वो डिफरेंस बरकरार रखना है। और बेनिफिट या फिर बोनस पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू लेबल दोज लाइन्स एज वेल। जी हाँ, मेक श्योर करें कि आप उस डॉटेड लाइन को लेबल कर दें कि ये हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेटालिक बॉन्ड एंड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यू वर सपोज टू गिव द रीजंस, एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस से रिलेटेड मेक श्योर कि आप उनकी ड्राइंग्स को अच्छे से याद करें। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे कुछ मजीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।